नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या पति पत्नी के बीच की जो बिल्कुल निजी बातचीत होती है, जैसे मान लीजिए एक साथी ने दूसरे को बिना बताए रिकॉर्ड कर लिया हो, तो क्या उसे सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर तलाक जैसे मामलों में? हाँ, ये सवाल आजकल बहुत उठता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई नैतिक सवाल नहीं है, ये गहरा कानूनी मुद्दा है। बिल्कुल। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विभोर गर्ग बनाम नेहा मामले में एक फैसला दिया है, जिसने इस पर काफी कुछ साफ किया है, ऐसा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये मामला असल में दो बहुत जरूरी अधिकारों के टकराव का था। एक तरफ तो है हमारा संविधान का अनुच्छेद 21, जो हमें निजता का अधिकार देता है, मतलब प्राइवेसी। हाँ, कि हमारी निजी बातें निजी रहें। एकदम। और दूसरी तरफ है न्याय पाने का हक, जिसके लिए जरूरी है कि आप अदालत में अपनी बात साबित करने के लिए सबूत पेश कर सकें। तो जब ये दोनों अधिकार आमने सामने आ जाएं, खासकर एक टूटते रिश्ते में, तो कानून क्या कहता है? यही इस केस का मूल सवाल था। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझाया, कैसे उन्होंने ये संतुलन बनाया निजता और सबूत पेश करने की जरूरत के बीच। हाँ, और इसमें सबसे अहम कड़ी रही भारतीय साक्ष्य अधिनियम माने इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 122। धारा 122, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये पूरा मामला फैमिली कोर्ट से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक कैसे गया, और अलग-अलग अदालतों ने क्या सोचा, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या था। बिल्कुल। ये पूरी यात्रा समझना जरूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कानून की व्याख्या कैसे परत दर परत सामने आती है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। इस केस की पृष्ठभूमि क्या थी, मतलब कहानी क्या है? मामला काफी सीधा सा था। एक कपल की शादी हुई 2009 में। 2011 में उनकी एक बेटी हुई। लेकिन जैसा होता है, रिश्ते में कड़वाहट आ गई और 2017 में पति ने पत्नी के खिलाफ क्रूरता या क्रुएलिटी के आधार पर तलाक की अर्जी डाल दी। यहां तक तो ये काम वैवाहिक झगड़ा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन असली मोड़ आया 2019 में। पति ने कोर्ट से इजाजत मांगी कि वो कुछ पुरानी बातचीत को सबूत की तरह पेश करना चाहता है। बातचीत मतलब रिकॉर्डिंग्स? हाँ, रिकॉर्डिंग्स। ये बातचीत 2010 से 2016 के बीच की बताई गई और इन्हें मेमोरी कार्ड, सीडी और उनके ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ पेश करने की बात थी। अच्छा, और इसमें खास बात क्या थी? खास बात ये थी, और यही सबसे अहम है, कि पति ने माना कि ये रिकॉर्डिंग्स पत्नी की जानकारी या सहमति के बिना की गई थीं, मतलब गुप्त रूप से। यहीं से सारी कानूनी बहस शुरू हुई। समझ गया। तो ये मामला सबसे पहले गया फैमिली कोर्ट, बठिंडा। उनका क्या कहना था? फैमिली कोर्ट ने पति को इजाजत दे दी। उन्होंने कहा कि ये बातचीत अगर असली है तो मामले को समझने के लिए प्रासंगिक, मतलब रेलेवेंट हो सकती हैं। क्रूरता के आरोपों की सच्चाई पता चल सकती है। और उन्होंने कोई कानून का हवाला दिया? हाँ, उन्होंने फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 14 और 20 का जिक्र किया। ये धाराएं फैमिली कोर्ट को थोड़ी ज्यादा छूट देती है कि वो सबूत के जो आमतौर पर सख्त नियम होते हैं, उनसे हटकर भी जानकारी ले सकती हैं, ताकि सच सामने आ सके। ठीक है, लेकिन मामला यहीं रुका नहीं। ये गया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। और वहां क्या हुआ? हाँ, हाईकोर्ट पहुंचा और वहां फैसला बिल्कुल पलट गया। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। रद्द कर दिया? क्यों? उनका तर्क बहुत मजबूत था। उन्होंने कहा कि किसी की निजी बातचीत, वो भी अपने जीवन साथी की, बिना उसकी जानकारी या सहमति के रिकॉर्ड करना, ये सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अच्छा, तो हाईकोर्ट के लिए रिकॉर्डिंग का तरीका ही गलत था? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये सबूत हासिल किया गया, वही गैरकानूनी है और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। इसलिए इसे अदालत में पेश करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अब स्थिति ये हो गई कि फैमिली कोर्ट कह रही है सबूत लाओ, हाई कोर्ट कह रही है नहीं ला सकते। यहाँ एक सीधा टकराव था। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका आ जाती है। उनके सामने यही सवाल था कि इन दोनों में से कौन सा तर्क सही है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कैसे देखा? आपने कहा था धारा 122 एम थी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के विश्लेषण का जो केंद्र बिंदु था, वो था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122। यही इस पूरे केस की, कह सकते हैं, चाबी निकली। ओके, तो ये धारा 122 क्या कहती है, जरा इसे समझाएं। धारा 122 पति पत्नी के बीच हुई बातचीत को एक खास दर्जा देती है। इसे विशेषाधिकार प्राप्त संचार या
प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। प्रिविलेज कम्युनिकेशन मतलब ये कि कानून मानता है कि शादी के दौरान पति पत्नी के बीच जो भी निजी बातें होती हैं वो गोपनीय है, सुरक्षित है। आमतौर पर न तो पति या पत्नी को मजबूर किया जा सकता है कि वो कोर्ट में बताए कि दूसरे ने उससे निजी तौर पर क्या कहा था। अच्छा। और ना ही वो खुद दूसरे की सहमति के बिना उन बातों को कोर्ट में बता सकता है। इसके पीछे सोच ये है कि शादी का रिश्ता बना रहे, आपसी भरोसा कायम रहे, लोग बिना डरे एक दूसरे से बात कर सकें। ये बात तो समझ आती है, लेकिन फिर अगर ये धारा इतनी सुरक्षा देती है तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्डिंग की इजाजत कैसे दे दी? क्या उन्होंने धारा 122 को अनदेखा कर दिया? नहीं, अनदेखा बिल्कुल नहीं किया। यही तो कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 122 को अनदेखा नहीं किया, बल्कि उसकी गहराई में गए और उसके एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद यानी एक्सेप्शन पर ध्यान दिया। अपवाद मतलब इस नियम में कोई छूट भी है? हाँ, और यही छूट इस केस में निर्णायक साबित हुई। धारा 122 में साफ लिखा है कि ये जो विशेषाधिकार है ये उन मुकदमों या कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता जो पति पत्नी के बीच ही चल रहे हों। अच्छा, मतलब अगर पति पत्नी ही एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में हैं, जैसे तलाक के मामले में? एकदम सही। अगर पति और पत्नी के बीच ही कोई सिविल मुकदमा चल रहा है या वो एक दूसरे के खिलाफ किसी कार्रवाई में है जैसे तलाक, तो ये प्रिविलेज, ये गोपनीयता का नियम उन पे लागू नहीं होगा। ओह, तो मतलब जब मियां बीवी ही आपस में लड़ रहे हों तो उनके बीच की बातचीत पर से वो कानूनी पर्दा हट जाता है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इसी पॉइंट को पकड़ा। उन्होंने कहा कि तलाक जैसे मामलों में जहां पति पत्नी ही आमने सामने हैं, वहां धारा 122 का मुख्य नियम नहीं बल्कि उसका अपवाद लागू होता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ऐसी स्थिति में एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ हुई बातचीत को, चाहे वो गुप्त रूप से ही क्यों ना रिकॉर्ड की गई हो, सबूत के तौर पे पेश कर सकता है और इसके लिए दूसरे की सहमति जरूरी नहीं है। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ कानून शादी की गोपनीयता बचाता है और जैसे ही वो शादी कोर्ट पहुंचती है टूटने के लिए, वही कानून गोपनीयता हटा देता है। ये विरोधाभास जैसा नहीं है? हाँ, पहली नजर में ये सवाल उठना स्वाभाविक है। लग सकता है कि ये विरोधाभासी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका तर्क समझाया। उन्होंने माना कि निजता अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है। पुट्टस्वामी केस ने भी ये कहा है। हाँ, वो तो लैंडमार्क केस है। बिल्कुल, लेकिन इस खास मामले में कोर्ट का फोकस साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 की व्याख्या पर था। कोर्ट ने कहा कि धारा 122 का मकसद शादी के संस्थान को बाहरी दुनिया से बचाना था, न कि पति पत्नी को आपसी झगड़ों में एक दूसरे से सच छिपाने का अधिकार देना। और जब मामला तलाक का है तो वो संस्थान तो पहले ही सवालों में है। सही। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि जब पति पत्नी खुद ही एक दूसरे पे इल्जाम लगाकर तलाक के लिए कोर्ट आ गए हैं, तो वो आपसी विश्वास और पवित्रता तो पहले ही टूट चुकी है। ऐसे में धारा 122 के अपवाद को लागू करना ही सही है। तो कोर्ट ने कहा कि ये अपवाद शायद इसीलिए बनाया गया था कि जब रिश्ता टूट रहा हो तो सच सामने आ सके। हाँ, बिल्कुल, कि जरूरी सबूतों को रोका ना जाए। ये फैसला मुख्य रूप से एविडेंस एक्ट की व्याख्या पर था, न कि अनुच्छेद 21 की कोई नई व्याख्या करने पर। ये बहुत अहम फर्क है। तो मतलब ये हुआ कि रिकॉर्डिंग का गुप्त होना उसे पेश करने से नहीं रोकता अगर वो पति पत्नी के आपसी केस में है, क्योंकि धारा 122 का अपवाद इजाजत देता है। सही। लेकिन एक और सवाल, क्या गैर कानूनी या गलत तरीके से हासिल किया गया सबूत वैसे भी कोर्ट मान लेता है? हाँ, ये भी एक जरूरी कानूनी बिंदु है। भारत में काफी समय से ये सिद्धांत चला आ रहा है कि कोई सबूत कोर्ट में स्वीकार होगा या नहीं, ये मुख्य तौर पर इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना प्रासंगिक है, कितना असली है और कितना भरोसेमंद है। मतलब वो कैसे हासिल किया गया ये उतना मायने नहीं रखता, स्वतः ही उसे अस्वीकार नहीं कर देता। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसलों का जिक्र भी किया, जैसे यूसुफ अली नागरी केस या आरएम मलकानी केस। इनमें यही कहा गया था कि अगर सबूत केस के लिए जरूरी हैं और भरोसे लायक हैं, तो सिर्फ इसलिए उसे खारिज नहीं करेंगे कि उसे पाने का तरीका शायद ठीक न हो। अच्छा, मतलब फोकस सबूत की अहमियत पर है। हाँ, क्योंकि कोर्ट का काम सच का पता लगाना है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि गलत तरीके से सबूत लाने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, वो अलग बात है। लेकिन सबूत की स्वीकार्यता बनी रह सकती है।
तो विभोर गर्ग केस में कोर्ट ने यही देखा कि रिकॉर्डिंग गुप्त थी, पर क्या वो प्रासंगिक है? बिल्कुल। उन्होंने पाया कि चूंकि धारा 122 का अपवाद इन्हें पेश करने की इजाजत देता है, तो अब मुख्य सवाल उनकी प्रासंगिकता और प्रामाणिकता का है, न कि उनके गुप्त होने का। हाई कोर्ट ने जो अनुच्छेद 21 का मुद्दा उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो इस खास स्थिति में धारा 122 के विशिष्ट प्रावधान के सामने लागू नहीं होगा। तो ये पूरा मामला एक तरह से कानूनों के बीच संतुलन बनाने का था। निजता का व्यापक अधिकार और साक्ष्य अधिनियम का एक खास अपवाद। हाँ, बिल्कुल। आप इसे एक बैलेंसिंग एक्ट कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को नकारा नहीं, पर यह कहा कि साक्ष्य अधिनियम के इस विशिष्ट अपवाद के तहत पति पत्नी के आपसी मुकदमों में सबूत पेश करने की जरूरत को प्राथमिकता दी गई है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि धारा 122 का ये अपवाद शायद जानबूझकर रखा गया था। हाँ, उन्होंने इशारा किया कि ये जानबूझकर पति पत्नी के आपसी मुकदमों के लिए एक रास्ता खुला छोड़ता है। इससे लगता है कि कानून बनाने वालों ने शायद ऐसी स्थिति सोची थी। फैमिली कोर्ट ने वो फैमिली कोर्ट एक्ट की धाराओं का भी जिक्र किया था। हाँ, धारा 14 और 20। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि धारा 122 का अपवाद ही यहाँ काफी था रिकॉर्डिंग को स्वीकार करने के लिए, तो उन विशेष धाराओं पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ गया। तो फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा? फाइनल नतीजा? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का वो आदेश रद्द कर दिया जिसने रिकॉर्डिंग्स पर रोक लगाई थी, और फैमिली कोर्ट का जो शुरुआती आदेश था जिसने पति को रिकॉर्डिंग पेश करने की इजाजत दी थी, उसे बहाल कर दिया। यानी पति को वो गुप्त रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश करने की हरी झंडी मिल गई। हाँ, मिल गई। लेकिन क्या ये बस ऐसे ही? कोई शर्त वगैरह नहीं लगाई? नहीं, शर्त लगाई है, और बहुत जरूरी शर्त है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ रिकॉर्डिंग पेश करना काफी नहीं है। जिस पक्ष ने रिकॉर्डिंग पेश की है उसे ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने ये साबित करना होगा कि रिकॉर्डिंग असली है, ऑथेंटिक है। अच्छा। और ये भी कि उसके साथ कोई छेड़छाड़, काट-छांट या एडिटिंग नहीं हुई है, मतलब टेम्परिंग नहीं हुई है, और वो भरोसे लायक है, रिलायबल है। तो सबूत की प्रमाणिकता साबित करने का पूरा भार पेश करने वाले पर है। बिल्कुल, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर है। ये बहुत अहम है ताकि कोई भी झूठी या एडिट की हुई रिकॉर्डिंग पेश न कर दे। हाँ, ये वाकई जरूरी है। मतलब दरवाजा खुला है, पर अंदर आने के लिए कड़ी जांच होगी। एकदम सही। ये शर्त धोखाधड़ी को रोकने के लिए है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं। इस फैसले का निचोड़ क्या है? मुख्य निचोड़ ये है कि भारत में अगर पति पत्नी के बीच तलाक जैसा आपसी मुकदमा चल रहा है, तो एक पक्ष दूसरे पक्ष की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत को सबूत के तौर पर पेश कर सकता है। इसका आधार है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 का अपवाद। लेकिन एक शर्त के साथ। हाँ, शर्त ये कि उसे रिकॉर्डिंग की सच्चाई और असलियत कोर्ट में साबित करनी होगी। और ये फैसला, जैसा हमने बात की, सबूत पेश करने की जरूरत और निजता की चिंताओं के बीच एक संतुलन साधता है, कम से कम इस खास कानूनी संदर्भ में। हाँ, ये दिखाता है कि कानून कैसे अलग-अलग अधिकारों और मूल्यों के बीच रास्ता निकालता है। यहाँ धारा 122 के तहत सबूत को प्राथमिकता मिली, पर सख्त शर्तों के साथ। ये फैसला यकीनन वैवाहिक मामलों पर असर डालेगा। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तौर पर इन रिकॉर्डिंग्स को स्वीकार कर लिया है। एक खास अपवाद के तहत ये कानून की व्याख्या है। लेकिन क्या रिश्तों के अंदर अपनी ही साथी की बातें चुपके से रिकॉर्ड करने को, भले वो कानूनी तौर पर सही हो कुछ मामलों में, समाज में सही मानने या उसे बढ़ावा देने के कोई सामाजिक या नैतिक असर हो सकते हैं? क्या कानूनी इजाजत नैतिक इजाजत के बराबर होती है, खासकर जब बात भरोसे वाले रिश्तों की हो? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।